अब अपन अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। तो देखो चैप्टर 8 में हमने क्या पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि मोशन हमारी जीवन में या फिर हमारे पूरे यूनिवर्स में कितना ज़रूरी है। ठीक है, हमने पहले चैप्टर में देखा था केमिस्ट्री के कि एटम जो होते हैं वो भी मूव करते हैं। हमें पता है ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने देखा था कि जो प्लैनेट्स हैं वो भी मूव करते हैं। हमारा जो यूनिवर्स है वो भी मूव कर रहा है। तो अगर एटम से लेके इतनी बड़ी चीज़ें हैं, मतलब एटम सबसे छोटी चीज़ है, उससे लेके जो यूनिवर्स है वो हमारा सबसे बड़ी चीज़ है, तो सब मूव कर रहे हैं, तो मोशन हमारे लिए ज़रूरी हो गया। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, मोशन पढ़ा था। फिर हमने अगले चैप्टर में देखा था कि मोशन तो एक क्या है, इफेक्ट है। इफेक्ट है मतलब कि मोशन किस चीज़ से होता है, वो हमने मोशन का कॉज क्या है वो हमने किस चैप्टर में देखा, अगले चैप्टर में देखा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। उसमें हमने सीखा था कि जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर मूव करती है तो वो क्यों करती है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये सब हमने उसमें देखा था। फिर ग्रेविटेशन में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। कुल मिला के अब हम ये समझने वाले हैं कि मोशन क्या होता है, ये हम सीख चुके हैं, मोशन क्यों होता है ये हम सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि मोशन कैसे होता है। मोशन होने के लिए और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए, जो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं, और वो क्या है, वर्क, एनर्जी और पावर। तो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि वर्क क्या होता है, क्या डेली जीवन में जो वर्क होता है वही साइंस में वर्क होता है, या फिर डेली जीवन में जो वर्क है वो अलग है और साइंस वाला जो वर्क है वो अलग है, सबसे पहले हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी किस तरीके से होती है, किसी को एनर्जी ज़्यादा दे दें तो क्या होगा, किसी को कम मिलेगी तो क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होती है तो कैसा मोशन होता है, कुल मिला के इतनी सारी चीज़ देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि पावर क्या होती है, पावर भी एनर्जी की ही अलग एक तरीके से कोई चीज़ होती है, जो कि मैं इस चैप्टर में तुमको समझाऊंगा। समझ में आ रहा है तुमको? चलो, तो ये तो था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी कोई अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका जो नाम होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि उस नाम को समझो, जिससे कि समझ में आए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो अगर पूछा जाए कि वर्क क्या है और एनर्जी क्या है, तो वो तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पर अगर तुमसे पूछा जाए कि वर्क क्या है, तो तुम लोग क्या जवाब दोगे? नहीं, काम तो है। वर्क क्या है, काम, वो तो ठीक है। मैं कहाँ पे रहता हूँ, घर पे है। घर कहाँ पे है? जहाँ पे मैं रहता हूँ। अब इससे तुमको समझ में क्या आया? ऐसे नहीं होता ना जो हम, हाँ, ये थोड़ा बहुत कुछ लॉजिक वाली बात हुई। तो काम क्या है? अच्छा, अब तुमको जो अभी काम के बारे में पता है वो साइंस वाला काम नहीं है, जो कि हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि इसमें अभी एग्जाम्पल आएगा, मैं तुमको अभी से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, तो एग्जाम अगर आ रहे हैं तो तुम लोग पढ़ाई करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? जो भी बच्चे करेंगे, जो नहीं करेंगे उनके तो क्या, ठीक है। तुम लोग पढ़ाई करोगे तो मेरे को ये बताओ कि पढ़ाई करते समय तुम मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुमने पढ़ाई करते समय जो मेहनत करी, तो तुमने कुछ काम किया है या कि नहीं किया है? किया है ना। पर साइंस की नज़र में वो काम नहीं है। साइंस की नज़र में काम नहीं है ना। इसी तरीके से अपन आगे चैप्टर में देखेंगे कि जैसे जो कूली होता है, कूली होता है, तो कूली क्या करता है, सिर पे सामान रखता है और आपको प्लेटफॉर्म से, ट्रेन के प्लेटफॉर्म से बाहर तक, या फिर बाहर से ट्रेन तक लेके जाता है, हाँ या ना। तो अब अगर तुमसे पूछा जाए कि मान लो जो कूली है वो ऐसे सामान उठा के, तुम्हारा ऐसे सामान उठा के लेके जा रहा है, और तुमको मान लो उसने ट्रेन तक बिठा दिया है, तो अब तुमसे अगर पूछा जाए कि कूली ने काम किया है कि नहीं किया है, तो तुम क्या जवाब दोगे? किया है। पर साइंस की नज़र में वो काम ही नहीं है। पहले पॉइंट समझो, सस्पेंस की क्या बात है। मैं तो तुमको ये सबसे पहले, ये पहला जो पेज चैप्टर में, वो चैप्टर के पहले पेज पे जो चीज़ समझानी है, मैं उसका तुमको बात पूछना चाह रहा हूँ कि जब भी तो तुम समझोगे कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है पहले तो, कि जो हमको काम लगता है साइंस की नज़र में वो काम नहीं है, और साइंस अलग चीज़ है और डेली जीवन। तुम ऐसा तो नहीं कह सकते कूली से कि पहले तो तुमने बढ़िया सामान उठवा लिया, फिर वो बोले कितने रुपए हो गए, बोले 400। नहीं, मास्टर ने पढ़ाया था कि साइंस की नज़र से कोई काम नहीं, एक भी रुपया नहीं होगा। तो ऐसा काम चल पाएगा क्या? है, मारेगा ही वो तो। तुम इतनी उसको, अगर एक कूली से जाके तुम उसको साइंस पेल दोगे कि देखो सर ने पढ़ाया था कि फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो रहा है, तो जीरो वर्क हो गया, तो कोई पैसे नहीं हुए, तो ऐसे वहाँ पे साइंस नहीं चलेगी। कुल मिला के पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि साइंस की नज़र में जो काम है और डेली जीवन में जो काम है, वो दोनों
अलग अलग है। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो तो अब अपन जरा चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो तुम लोग ये करो कि ये जो वर्क से ऊपर का लिखा हुआ है वो पढ़ लो आराम आराम से, और फिर मेरे से बात करो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो। अच्छा एक सेकंड और रुक लो। अब तो ये तो वर्क की बात हो गई। अब अगर तुम नॉर्मल अपनी भाषा में भी समझो कि वर्क क्या है, तो कुछ भी काम करने को हम वर्क बोल रहे हैं। अभी तुम साइंस की बात चलो हटा दो, ठीक है। तो अब जो भी हम काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद मैं चल भी रहा हूँ, और भी जो भी अपन कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की, ठीक है। अब एनर्जी क्या है तो वो भी हमको, देखो मैंने तुमको 50 बार बता दिया है कि जब भी हम मैथ्स या फिर साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या देना ज़रूरी है? डेफिनेशन देना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि क्या बोलते हैं कि बस काम को वर्क कहते हैं, तो ये तो फिर कोई डेफिनेशन नहीं हुई ना। उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम इस चैप्टर में देखेंगे। आपने देखा था कि मोशन की भी हमने डेफिनेशन देखी थी, देखा था कि नहीं देखा था? मोशन की डेफिनेशन देखी थी हमने, वेलोसिटी की डेफिनेशन देखी थी हमने, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखी थी हमने, फोर्स की भी डेफिनेशन देखी है, क्या होती है? पुश और पुल। तो इस तरीके से साइंस में हर चीज़ को डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है। अब एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं? सोचो, जो 60 साल के 70 साल के बड़े बूढ़े लोग होते हैं, उनके पास किस चीज़ की कमी रहती है? तो उनके पास एनर्जी की जो कमी रहती है तो वो क्या करते हैं दिन भर? उम्र की कमी होती है? नहीं, उम्र तो क्या पता किसी की क्या है, कोई 30 साल में निपट लिया तो फिर क्या पता, उस पर भी कमी है ना। एनर्जी की कमी होती है तो वो क्या करते हैं दिन भर? बैठे रहते हैं, है ना। इसी तरीके से जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे पास किस चीज़ की कमी हो जाती है? तुम देखो 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा होता है, उसके पास भरपूर क्या रहती है? तो क्या एक जगह कहीं पे बैठ पाता है? उससे बोलो, जैसे तुम लोग बैठे हुए हो, उससे बोलो कि यहाँ पे बैठे रहे, मास्टर पढ़ा रहा है 1 घंटे तक, तो वो बैठा रहेगा क्या? वो तो छल कूद करे बिना मानेगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या है? भरपूर। तो कुल मिला के अब तुमको ये समझना पड़ेगा, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एनर्जी और वर्क एक दूसरे से कैसे हैं? पूरे पूरे रिलेटेड हैं। तुम देखोगे इस चैप्टर में कि वर्क की और एनर्जी की जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो उनकी यूनिट जो है वो भी कैसी है? सेम। वर्क और एनर्जी दोनों बराबर चीज होती हैं। अगर आपको काम करना है तो क्या चाहिए? एनर्जी। और अगर आप पे एनर्जी है तो आप क्या कर सकते हो? ठीक है। इसी तरीके से अगर जैसे तुमको बात करी जाए कि जिंदा रहने के लिए लाइफ प्रोसेस होते हैं कुछ कुछ, जो कि तुम क्लास 10 में चैप्टर 6 के अंदर पढ़ोगे कि जीने के लिए क्या क्या जरूरी है? खाना पीना, है ना। तो सबसे पहले उसमें जब अपन अगले क्लास में, क्लास 10th में जब चैप्टर 6 की शुरुआत करेंगे तो लाइफ प्रोसेस 5 तरीके के जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो खाना, फिर अगर खाया है तो उसको पचाना, पचाया है तो उसको निकालना, निकाला हंस के रहे हो यार निकालना भी तो जरूरी है उसके बाद सांस लेना, और एक और क्या था? सांस लेना बहुत ज़रूरी है, और एक वो था, हाँ, सर्कुलेशन, मतलब कि अगर आपने जो भी खाया है उससे जो एनर्जी मिली है वो पूरे शरीर में पहुंचनी चाहिए। तो सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रिशन। अब एक बात बताओ कि देखो, जब हम कुछ काम कर रहे हैं, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमको एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे अब हम जिम जाते हैं सुबह सुबह, तो जब ऐसे डंबल वगैरह उठा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कोई रनिंग कर रहा है, तो उस समय उसको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझ में आ रही है कि नहीं? अब तुम एक बार सोच के बताओ कि अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है, बिस्तर में पड़ा हुआ है, जैसे डोला राम है, दिन भर डोलता रहता है, हाँ या ना, तो डोलते समय तो इसको एनर्जी चाहिए क्योंकि ये चल रहा है, इधर से उधर जा रहा है। अब डोला राम अगर बिस्तर में पड़ा हुआ है, सो नहीं रहा, बिस्तर में पड़ा हुआ है, तो क्या उस समय उसको एनर्जी की जरूरत है? सोच के बताओ, खुद को भी इमेजिन कर लो। जरूरी नहीं कि डोला राम ही पड़ा है, तुम भी तो पड़े रहते हो तो मेरे को बताओ कि ऐसे जब अपन बिस्तर में पड़े हैं तो क्या उस समय हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? टैलेंट है, अपना अपना टैलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है घमंड मत करना कभी इस टैलेंट पे तो बताओ, मेरा सवाल समझ में आ रहा है? जब हम बिस्तर में पड़े हुए हैं, जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी भी तुम जैसे बैठे हुए हो, तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो, बस बैठी तो क्या तुमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? हाँ, लेटे हो तब भी बता दो, चलो।
तो तुम देखो, इसका जवाब, इसका सीधा सीधा सा जवाब है कि तुम दिन भर कुछ भी मत करो, तुम सिर्फ बिस्तर पे पड़े रहो, फिर भी तुमको एनर्जी की जरूरत। क्यों? क्योंकि जब तुम लेटे हो तो जो तुम्हारे सीने में दिल है वो भी तो धक 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 धड़क रहा है, हाँ या ना? तुम्हारी जो आंखें हैं, तुम सो नहीं रहे हो तो वो टिम 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 टिमा रही है कि नहीं टिम टिमा रही, हाँ या ना? जो तुम्हारी सांसें हैं वो चल रही है कि नहीं चल रही? जो तुम्हारा दिमाग है किसी के ख्यालों में है तो वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, हाँ या ना? बोलो। तो ये जितनी भी चीजें हैं क्या वो अपने आप हो सकती हैं? सोचने के लिए भी एनर्जी चाहिए, सांस लेने के लिए भी एनर्जी चाहिए, आंखें टिमटिमाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, दिल को धड़कने के लिए भी, है ना? और कुछ भी चाहिए, पर ठीक है, तुम एनर्जी से काम चलाओ तो इसीलिए एनर्जी जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी, तो अब तुम इसको पढ़ सकते हो। क्या? स्ट्रेनस, अरे स्ट्रेनस मतलब घोर, मतलब जैसे मैंने बोला ना जिम कर रहे हैं, तो जिम करना क्या हुआ, एक स्ट्रेनस एक्टिविटी हुई, उसमें हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। चलो पढ़ लिए शुरू के 4 पैराग्राफ, समझ में आ रहे हैं? आगे बात करते हैं। तो आगे वाला पैराग्राफ भी तुम पढ़ सकते हो, उसमें भी मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है, मैंने बता चुका हूँ, आराम से पढ़ना कि वो कहना क्या चाह रहा है। चलो पढ़ लिया क्या? कोई से पैराग्राफ में दिक्कत आ रही है ईमानदारी से बता दो, कोई सा पैराग्राफ जो है जो नहीं समझ में आ रहा हो। क्या? पेबल माने पत्थर, छोटे वाले पत्थर जो होते हैं उनको पेबल बोलते हैं। हाँ तो ये देख लो, इसमें कोई दिक्कत लग रही हो तो इसमें बस बार बार एक ही बात बोल रहा है कि इतना सारा काम किया है, पर साइंस की नज़र में, वो मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ठीक है? अब साइंस की नज़र में काम कैसे कहेंगे वो समझना बहुत ज़रूरी है, और वो समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि साइंस का जो काम है और जो डेली जीवन का काम है वो दोनों अलग अलग बात है, ठीक है? तो जिसको साइंस नहीं आती है उससे जाके बकवास मत करने लग जाना कि तुमने काम किया है या नहीं किया है, समझ में आई? ठीक है, क्योंकि डेली जीवन वाली बातें अलग है, अपन उनसे नहीं कर सकते डेली जीवन वाली बातें। चलो अब अपन आगे बात करते हैं। तो फिर साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क, अब हम ये समझते हैं कि साइंस के लिए वर्क किसे कहेंगे, ठीक है? तो तुम देखो उसमें कुछ सिचुएशन उसने बोली है, बोल रहा है कि अगर तुम एक पत्थर में लात मार देते हो तो तुमने जो पत्थर में लात मारी उसकी वजह से पत्थर क्या होगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो बोल रहा है कि इस कंडीशन में कुछ वर्क आपने किया है, समझ में आ रही है? चाहे उस वर्क का कोई मतलब निकले चाहे नहीं निकले। तुम बोलो कि पापा आज मैंने बहुत काम किया, बेटा क्या किया? दिन भर पत्थरों में लात मारी, तो साइंस तो मान लेगी, और पत्थर जो पापा हैं वो हो सकता है तुम में लात मार दें, तो बोले थोड़ा काम मैं भी कर लेता हूँ तो समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरी बात में बोल रहा है कि अगर लड़की है एक और वो एक ट्रॉली को ऐसे खींचते हुए ले जा रही है तो उस केस में भी साइंस की नज़र में लड़की ने वर्क किया है, ठीक है? उसके बाद बोल रहा है कि अगर एक बुक है, तो फॉर एग्जांपल ये बुक है, अब इस बुक को अगर मैं यहाँ से ऐसे ऊपर उठा रहा हूँ तो साइंस की नज़र में मैंने वर्क किया है, मैं नीचे ला रहा हूँ तो भी मैंने वर्क किया है, पर इस बुक को अगर मैं ऐसे ले जा रहा हूँ या फिर ऐसे ला रहा हूँ तो साइंस की नज़र में मैंने वर्क नहीं किया। हाँ 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 हाँ, उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में, रुको जरा सब्र करो, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है? कौन? हाँ तभी तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कुली अगर सामान को ऐसे ले जा रहा है तो उसने कोई वर्क, तो बाहुबली में अमरिंदर बाहुबली वो जो था उसने जब ऐसे करके किया था जय जयकारा, तो उसने कोई वर्क, ठीक है, उसने वर्क तो एक्चुअली में किया है पर साइंस की नज़र में नहीं किया, ठीक है? तो अब जरा अपन देख लेते हैं। तो तुम देखो कि मैंने तुमको वर्क के 3-4 एग्जाम्पल बताए, और कितने भी अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। वर्क साइंस की नज़र में 2 ही तरीके से हो पा रहा है, एक तो वहाँ पे कोई ना कोई क्या होनी चाहिए, मूवमेंट। तुम देखो कि ट्रॉली का केस हुआ था तो उसमें भी अगर वो लड़की ट्रॉली को पकड़ के सिर्फ खड़ी है तो कोई वर्क नहीं हो रहा। तुम देखो कि अगर ये बैग है, इसको लेके मैं ऐसे 5 मिनट तक खड़ा रहूँ, वैसे 5 मिनट तक तो नहीं खड़े हो पाऊंगा, पर अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ मान लो 1 मिनट तक 2 मिनट तक, तो मैं इसको पकड़ा हूँ, मेरी एनर्जी लग रही है,
इसको पकड़ने में मेरी एनर्जी लग रही है, पर मैंने कोई वर्क, क्योंकि इसका कोई भी मूवमेंट, समझ में आ रही है? तो क्या समझ में आ रहा है कि कोई वर्क, क्योंकि वर्क होने के लिए देखो, जब मैं इसको पकड़ा था या फिर बोलू भी पकड़ा था तो फोर्स तो लग रही थी, क्योंकि जो कुर्सी है उसका वेट है और वो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। और अगर अपन उसको पकड़े हैं तो अपन उसके वेट को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो अपन उस पर फोर्स का लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो फोर्स तो लग रहा है, पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो आपका जो वर्क है वो कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रही है? तो कुल मिला के एक ही बात समझनी है कि साइंस की नज़र में जो हम वर्क है वो समझने वाले हैं, तो उसके लिए 2 कंडीशन है। एक तो क्या होना चाहिए भाई साहब, फोर्स होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहां से वर्क की जो डेफिनेशन निकलेगी वो क्या निकलेगी। अब जो 9th क्लास में डेफिनेशन है और जो 11th में आएगी उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। तुम जो पढ़ने वाले हो उसमें तुम सिर्फ और सिर्फ वो वाले केस पढ़ोगे जिसमें वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कैसा होगा, या तो 0 होगा या फिर 90 होगा या फिर 180 होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? या तो 0 होगा या 90 होगा या फिर, पर तुम सोच के देखो कि क्या डेली जीवन में ऐसा होगा कि हमेशा ही वर्क, हमेशा ही जो आपका फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट में उनमें यही 3 एंगल हो। डेली लाइफ में तो एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका क्या केस बनेगा मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अगर अपन इसकी बात करें तो W बराबर कितना आने वाला है बेटा, F इंटू S, ठीक है। ये क्या है, साइंस की नज़र में वर्क का फॉर्मूला। अब मैंने तुमको 50 बार बताया है कि जब भी अपन फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो जब भी कोई नई चीज़ आएगी तो उसकी क्या पता होनी चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी क्या बोलते हैं, स्केलर है, वेक्टर है, ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसको अपन बात करेंगे, ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर है इसका मतलब कभी हम ये नहीं सुनेंगे कि इस डायरेक्शन में 50 का वर्क हो गया, इस डायरेक्शन में 10 का हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसके अलावा इसकी यूनिट क्या होगी, तो तुम देख रहे हो कि फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। अगर यूनिट की बात करें तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और इसकी क्या होती है, मीटर। और न्यूटन मीटर को क्या नाम दे दिया गया है, जूल। क्या नाम दे दिया गया है? और जूल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जे से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो एनर्जी को, वर्क की बात करी, सुन लो अब, वर्क की बात करी, वर्क किस में नापा जा रहा है, जूल में। इसके अलावा जिस तरीके से किसी एक चीज़ को नापने की अलग अलग यूनिट हो सकती है। टेम्परेचर की हमने बात करी है, सेल्सियस चलता है, फ़ारेनहाइट चलता है, केल्विन चलता है, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो इसी तरीके से एनर्जी को नापने के लिए जूल चलता है, किलो जूल चलता है, कैलोरी तुमने सुना होगा, कैलोरी, इसमें इतनी कैलोरी है, इसमें इतनी कैलोरी है। तो तुमको पढ़ना चाहिए कि जितनी भी चीज़ हम खाते हैं उन सब के पीछे लिखा रहता है कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तुम जो ऐसे तुमसे कोई कहता है कि लो मिठाई खाओगे तो तुम एक बार में पूरा डब्बा चट कर जाते हो, तो तुम कितनी कैलोरी ले रहे हो ये भी तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं उससे हमारी हेल्थ अफेक्ट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अब ये वर्क है। अब जैसे अगर अपन बात करें कि साइंस में जैसे अपन बात करते हैं डेली जीवन में, हमको कोई चीज़ है, कोई काम करवाना है, तो अब साइंस में अगर हमने देखा कि वर्क जो है वो F इंटू S है, तो तुम सोचो कि एक ट्रॉली है, उसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले गया हूँ और कोई दूसरा इंसान है उसको उस ट्रॉली को वहाँ से पूरे गेट तक ले गया है, तो किसने ज़्यादा वर्क किया, ठीक है। तो अब ये मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक यूनिट होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर अपन कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, मान लो अपन प्याज खरीदने गए तो किलो में लेंगे, पर कितने किलो वो भी तो पता होना चाहिए। तो 5 किलो ले रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ जरूरी है। तो F इंटू S से क्या आने वाला हमारे पास, उसका नंबर, और उसकी यूनिट किस में निकालेंगे, जूल में। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे एक और चीज़ सुन लो। एक बात बताओ कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, मान लो मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ आ गया, और ये डिस्टेंस मान लो कितनी है, 10 मीटर मान लो, ठीक है। तो तुम देखो कि इस वाले केस में अगर अपन वर्क की बात करें तो वर्क जो इस वाले केस में देखो, ऑब्जेक्ट जो है वो हमने जिस तरफ फोर्स लगाया है उसी तरफ गया है, आया ना। तो इस केस में जो वर्क होगा वो बेटा कौन सा वर्क कहलाएगा, पॉजिटिव वर्क। बोलो आया ना, क्योंकि हम जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं
वो उधर ही मूव कर रहा है, तो जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव वर्क हो गया। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है पहले से, तो हमने इस पर फोर्स लगाया, जैसे कि जब हम गाड़ी चलाते हुए ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगा रहे हैं तो हमने क्या किया, ब्रेक लगाने का मतलब है कि हमने फोर्स लगाया। समझ में आती है कि नहीं आती? अब जब हम ब्रेक लगाते हैं, जैसे गाड़ी चल रही है, सामने से कोई आ गया, हमने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाते समय फोर्स तो पीछे रहता है, पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ रहता है? ये सब सबको समझ में आती है ये बात। तो उस वाले वर्क को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस वाले वर्क को? नेगेटिव वर्क। क्या बोलते हैं? क्यों बोल रहे हैं नेगेटिव? तुमको समझ में आ रहा है? क्योंकि जिस तरह हम फोर्स लगा रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट की तरफ हो रही है। समझ में आ रहा है? एक और सिंपल सी बात बता देता हूँ। एक्चुअली में जो तुम 11th क्लास में पढ़ोगे बेटा, 11th क्लास में अगर वर्क का फॉर्मूला पढ़ोगे तो वो आ जाएगा W = F cos थीटा। अब ये सब क्या है तुमको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुमको कुछ केस बता रहा हूँ जिससे कि तुमको समझ में आएगा कि जीरो वर्क क्यों होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब बेटा cos थीटा क्या है? cos थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री का रेशो है जिसमें थीटा क्या है? थीटा होता है कोई भी एंगल। थीटा क्या होता है? कोई भी। अब एंगल की वैल्यू तुमको मालूम है, कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके 360 के बीच में। अब मेरी बात सुन लो, सिंपल सी ये बात तुम रट लो जिससे कि तुमको अभी समझने की ज़रूरत तो है नहीं। cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, अब तुम समझो कि अच्छा ये जो एंगल है वो किसके बीच का एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। यहाँ पे बताओ, फोर्स इधर लगा है, बोलो आया ना, और डिस्प्लेसमेंट भी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने का एंगल है? 0 का। 180 तो अपोजिट हो गया ना, 0 का ही है ना, ये भी इधर और दूसरा वाला भी इधर, तो 0 का एंगल है। नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं। इस वाले में अगर हम बोलते हैं कि ब्रेक लगाया है तो जाना इधर चाह रहा है वो, और फोर्स किधर लग रहा है, तो एंगल कितने का दिख रहा है? 180 का। इसीलिए चैप्टर 6 जो है मैथ्स का वो ज़रूरी है, क्योंकि एंगल वगैरह की समझ जो है वो तुमको फिजिक्स में भी काम आएगी। तो यहाँ पे कितने का लग गया? 180 का, और cos 180 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसीलिए वर्ग कैसा हो गया? अब याद करो कूली वाली बात जब हमने करी थी, तो ये कूली अगर है और इसके ऊपर ये सामान रखा है, तो ये जा किधर रहा है? डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड पे, और जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो किधर लग रहा है? नीचे। तो उन दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया? 90। cos 90 की वैल्यू, तो वो कितना भी फोर्स लगा ले, कितना भी डिस्प्लेसमेंट लगा ले, उसका जो वर्क है वो कितने का आएगा? 0 का आएगा। अभी समझ में आ रहा है? ट्रॉली अगर हमने उठाई है, जैसे कि अगर मैं, हाँ, तो ट्रॉली को अगर खिसका रहे हैं तो उस केस में हम वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो उस केस की बात अभी तुमको आगे समझ में आएगी। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको ऊपर उठा रहा हूँ तो मैंने वर्क किया है, वो वर्क कैसा है? अगर मैं इसको ऊपर उठा रहा हूँ तो क्या मैंने वर्क किया है? हाँ या ना? क्योंकि फोर्स जहाँ पे लगा रहा हूँ। समझ में आ रही है? तो अब पर जब मैं इसको ऐसे ले जा रहा हूँ आगे की तरफ या फिर पीछे ले जा रहा हूँ तो कोई वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? इस तरफ, तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा। तो ये मैंने क्या बताया कि परपेंडिकुलर जब दोनों का एंगल होता है तो वर्क हमेशा कितना आएगा? 0 का। अब तुम एक बात बताओ, जैसे कि एक सिंपल सी बात है, जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के अराउंड जो है मून जो है वो चक्कर लगाता है, अपन सबको पता है। अब तुम बताओ कि सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है? अगर फोर्स लगेगा तो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, और इसका मूवमेंट हमेशा किस तरफ होता है? टेंजेंशियल। ये हम पढ़ चुके हैं, किस किस को याद है? टेंजेंशियल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, हर सेकंड पे बदलता है, हाँ या ना? अब तुम बताओ कि फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमेशा टेंजेंट के अलोंग, तो वर्क डन कितना आएगा? तुम आगे चल के इस चैप्टर में पढ़ोगे, समझ में आ रहा है? तो तुम इसको देख लो, आज के बाद याद रखेंगे कि साइंस की नज़र में वर्क क्या हो गया है? कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा होगा और उस फोर्स की वजह से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको तो वर्क मानेंगे साइंस की नज़र में। अब वो डेली जीवन में किसी काम का या नहीं है, वो तुम हो सकता है काम का, हो सकता है नहीं हो, है ना? तुम ये नहीं कह सकते कि आज मैंने पत्थरों पे पैर मारे हैं तो वो वर्क हो गया। ये बात समझ में आ रही है? तो इसको तुम पढ़ लो। अच्छा, एक टॉपिक और रह गया, 1 जूल क्या हो गया? तो तुम देखो इधर देखो, अगर हमने 1 मीटर
किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया है बाय फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। क्या बोला मैंने? अगर एक ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन के फोर्स से 1 मीटर तक खिसका दिया है, ऐसा हो सकता है? 1 न्यूटन का अगर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट हिलेगा, और कहाँ तक उसको लेके जाना है? 1 मीटर तक। तो 1 न्यूटन के फोर्स से अगर 1 मीटर तक डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका वर्क डन कितना हो जाएगा? 1 × 1। वो कितना आ गया? 1। तो ये क्या हो गई? 1 जूल की डेफिनेशन। कोई पूछता है कि व्हाट इज 1 जूल, जो कि अभी आगे पूछेगा, तो तुमको क्या बोलना पड़ेगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर बाय द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, देन द वर्क डन इज 1 जूल। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसको तुम पढ़ लो, कुछ पूछना हो पूछ लो। कांस्टेंट, हाँ ये एक और बात है, सुन लो। कांस्टेंट फोर्स, तो देखो कांस्टेंट, किसी भी चीज़ को कांस्टेंट कब बोलेंगे? जब उसकी वैल्यू समय के साथ नहीं बदलेगी। अब एक सिंपल सी बात है, तुम बताओ कि डेली जीवन में हम जिस भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, क्या हमारा फोर्स हमेशा कांस्टेंट रह सकता है? अगर मैं इस डस्टर पे या फिर जब हम ट्रॉली खिसका रहे थे मान लो, तो ट्रॉली खिसकाते समय क्या हम उस पर कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे, या हमारे फोर्स की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहेगी? कभी हम जोर से खींच लेंगे, कभी धीरे धीरे खींचेंगे ख्यालों में आते हुए किसी के, है ना, और फिर एकदम से याद आएगा कि अरे मम्मी पापा आगे निकल गए तो जोर से खींच के ले जा रहे हैं। बोलो आया ना? तो जब हमारा फोर्स कैसा हो गया? कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल। अब वेरिएबल की बेटा जब भी बात आएगी, कोई भी चीज़ अगर वेरिएबल है तो हमको पता है कि वो हमारे लिए समझना डिफ़िकल्ट है या आसान है। कोई चीज़ है, जैसे लोग बोलते हैं कि जो क्या बोलते हैं, जिनकी शादी हो जाती है वो बोलते हैं ना कि बीवी को समझ पाना तो किसी के बस की बात नहीं है। सुना है तुमने कि नहीं सुना? क्यों बोलते हैं? क्योंकि कभी तो कैसा रिएक्शन मिलता है, कभी कैसा रिएक्शन मिलता है ना। तुम लोग अपने पापा से पूछना तो शायद अपना दुख दर्द पीड़ा तुमको बता सकें, ठीक है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? अगर मैं तुमसे इसी चीज़ से बात करूं कि ऐसे कोई मच्छर का मोशन है, अगर मच्छर के मोशन को तुम देखो तो तुमको कुछ समझ में आएगा कि कैसे मूव कर रहा है वो? कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। तो जो चीज़ें वेरिएबल होती हैं उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। अब तुम इस चीज़ को पहली बार समझ रहे हो तो कांस्टेंट से समझोगे कि वेरिएबल से समझोगे? पहले कांस्टेंट से समझेंगे। तुम देखो कि हमने चैप्टर 8 में मोशन पढ़ा था, तो सबसे पहले कौन सा मोशन पढ़ा? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? आज क्लास 9th में तुम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ोगे, तब जाके तुमको 11th में नॉन यूनिफॉर्म समझ में आएगा। तुमको नॉन यूनिफॉर्म ही पहले से समझा देंगे तो तुम कैसे समझ लोगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम इस चैप्टर में भी जो भी फोर्स की बात करेंगे वो कैसा फोर्स होगा? कांस्टेंट फोर्स होगा। अगर एक बार वैल्यू बोल दी तो उतनी रहेगी, इसीलिए वो बोल रहा है कि कांस्टेंट फोर्स के केस को ही पढ़ रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? कांस्टेंट फोर्स के, तो इसीलिए हम कांस्टेंट फोर्स पढ़ रहे हैं। एनर्जी से पेज नंबर 149 में एनर्जी से पहले तक पूरा पढ़ लो, सवाल लगा लो, जो पूछ ले मेरे से पूछ लो। ये जो 11.1.3 है उसमें जो सेकंड पैराग्राफ है और जो थर्ड पैराग्राफ है उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, फोर्थ को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। Thus work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force। यही तो पढ़ाया है कि वर्क क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। तो यही तो पढ़ाया है। एग्जाम्पल पढ़ लिया सबने? क्या बोल रहा है? फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इफ द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट all through the displacement, then work done is 5 Newton into 2 meter is equal to 10 जूल। सिंपल है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो अगले वाले का उत्तर देख लेते हैं। अगले वाले का उत्तर क्या आएगा? 7 अट्ठे। अगला ये टॉपिक पढ़ लो। इसमें आगे वो प्लस पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क के बारे में बात बता रहा है, तो मैं तुमको बता चुका हूँ, एक बार पढ़ लो इसमें से। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर इसको नीचे से मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो मैंने कहाँ पे फोर्स लगाया है? इसका फोर्स तो नीचे लग रहा है, पर मैंने कहाँ लगाया? ऊपर की तरफ ना। मेरा कैसा आएगा? पॉजिटिव। अपन किसका वर्क निकाल रहे हैं? वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल रहे हैं या वर्क डन बाय पोर्टर निकाल रहे हैं? पोर्टर निकाल रहे हैं। तो पोर्टर ने किधर फोर्स लगाया होगा? ऊपर की तरफ ना। और वो फोर्स किसके बराबर होगा? समझ रहे हो? चलो अब अपन बात करते हैं नन्हे मुन्ने सवालों की। पीरियड खत्म होने वाला, जल्दी सुन लो। बोला है व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। अरे 11.2 पूछना है किसी को बेटा, जी की वैल्यू समझ में आ रही है? और इसके अलावा कोई
तो ऐसे सवाल अगर आएंगे तो उसमें डरोगे तो नहीं कि ये क्या दे दिया है। अब आगे बात कर रहा है व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, हम कब कहते हैं कि काम हुआ है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही होंगी तो वर्क होगा। और कंडीशन क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है वो एक ही तरफ होने चाहिए, तो पॉजिटिव वर्क वरना नेगेटिव वर्क। ठीक है, आगे क्या बोला, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो W बराबर प्लस का Fs, क्योंकि उसने बोला है कि इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो इसीलिए प्लस का Fs, क्योंकि उसने बोला है ना कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस लगाना जरूरी है। समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या मैं बता चुका हूँ, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 4 तुम कर लो फटाफट से। हाँ, तो 140 न्यूटन का है और वो फ्लो कर रहा है 15 मीटर, तो हाउ मच वर्क इज डन। हाँ तो ठीक है, 140 इंटू क्या कर देंगे 15, तो वो कितना आ जाएगा, हाँ जितना भी आ रहा है। चलो कल अपन पढ़ेंगे एनर्जी, सब लोग पढ़ के आना। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।